जैसे ही मैंने वो रोल नंबर वगैरह एंटर किया और उसमें जैसे ही रिजल्ट खुला तो मतलब अपने आप ही हाथ से इधर मैंने हाथ रख लिया। तो पेरेंट्स को लगा कि ख़राब रैंक आई है। खुद से तो कुछ प्लान करना ही नहीं था, तो एक मतलब कंटिन्यूस सिटिंग आवर हो जाता था, काफ़ी मतलब प्रोडक्टिव रहता था। मतलब डिप्रेशन वगैरह का भी कोई टाइम ही नहीं था। मतलब डिप्रेस तो बंदा तब होगा जब उसको टाइम मिलेगा। डिप्रेशन के लिए भी सोचने के लिए टाइम हाँ नहीं सर, था। टाइम ही नहीं था। सफलता की एक खास बात होती है कि ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, और ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं पीसीपी के इन दो स्टूडेंट्स के ऊपर। जी हाँ, हाल ही में जेई एडवांस 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, और मेरे साथ आज यहाँ पर हैं योगेश और नितिन माली, जिन्होंने जेई एडवांस 2025 में अपनी सफलता का परचम लहराया है। तो कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है इतनी बढ़िया रैंक लाके। बिल्कुल। तो जैसे ही रिजल्ट देखा आप लोगों ने, तो मतलब क्या रिएक्शन था पहले अपने पेरेंट्स का, और आपका रैंक देखते ही क्या रिएक्शन आया सबसे पहले? बस वो पेरेंट्स भी खुश थे, मैं भी खुश था। मैं मतलब इतनी ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मैं तो सोच रहा था 3,000 के लगभग आएगी, लेकिन 2,200 आई है तो बहुत खुश हूँ बस। तो यही सवाल मेरा योगेश से रहेगा कि जब रिजल्ट देख रहे थे तो उस टाइम पर कौन कौन वहाँ पर मौजूद था? सर, मैं और मेरे पेरेंट्स थे। तो मैं जब जैसे ही मैंने वो रोल नंबर वगैरह एंटर किया और उसमें जैसे ही रिज़ल्ट खुला तो मतलब मेरा मतलब अपने आप ही हाथ से इधर मैंने हाथ रख लिया, क्योंकि मैं उतनी एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। मेरी अराउंड 1700 या 1900 के आसपास एक्सपेक्टेशन थी मेरी रैंक में। तो पेरेंट्स को लगा कि ख़राब रैंक आई है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं बैठ गया था उधर। तो पेरेंट्स ने पूछा कि मतलब क्या हुआ, ज़्यादा बिगड़ गया रैंक, मतलब ऐसे वैसे कि भाई टारगेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, अच्छी आई है, जितनी एक्सपेक्ट थी उससे तो अच्छी आई जेई है। मेन में आपकी क्या रैंक थी? जेई मेंस में सर मेरी 3300 कुछ रैंक थी। हाँ, तो जेई मेन में 3300 रैंक थी, और उसके बाद एडवांस में 1200 रैंक। अपने आप में ही ये एक बड़ी अचीवमेंट है, और नो डाउट इसके लिए लास्ट के मोमेंट्स में पढ़ाई भी ज़बरदस्त रही होगी। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जैसे पिछले 2 साल की जर्नी में आपका रूटीन क्या रहता था, आपका शेड्यूल क्या रहता था? रूटीन सर मतलब खुद से तो कुछ प्लान करना ही नहीं था। जो कि मतलब टाइटली पैक्ड शेड्यूल था वही था। जैसे 5 बजे उठ गए, रेडी हुए, 6 बजे तक क्लास चले गए। मतलब 1 बजे तक लगभग क्लास चलती थी, और उसके बाद जैसे ही आए रूम पे तो खाना वाना खाया और थोड़ी देर रेस्ट किया, कपड़े चेंज किए हॉस्टल ड्रेस में, और फिर सेल्फ स्टडी लग जाती है 2:30 से। 2:30 से जी। लगभग हमारी 7 बजे तक सेल्फ स्टडी रहती है सर। तो एक मतलब कंटिन्यूस सिटिंग आवर हो जाता था, काफ़ी मतलब प्रोडक्टिव रहता था वो। और उसके बाद खाना खाया और 8 बजे से फिर 10:30 बजे तक दोबारा सेल्फ स्टडी थी। तो पूरा पैक रखते थे, यस मतलब सर, खुद पूरा को पैक, ज़्यादा फुल पैक सोचने का शेड्यूल कोई था। टाइम नहीं मिलता था। यस सर। मतलब डिप्रेशन वगैरह का भी कोई टाइम ही नहीं था। मतलब डिप्रेस तो बंदा तब होगा जब उसको टाइम मिलेगा। डिप्रेशन टाइम के ही लिए नहीं भी था सर। सोचने के लिए टाइम हाँ नहीं सर, था। टाइम ही नहीं था सर। हाँ, बिल्कुल। तो नितिन माली, आपका क्या शेड्यूल रहता था? सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हॉस्टलर थे या डे स्कॉलर थे? मैं डे स्कॉलर था। तो यहाँ पर जैसे इस योगेश ने बताया कि मॉर्निंग में क्लासेज होती थी, फिर इवनिंग में सेल्फ स्टडी रहती थी, तो क्या आप भी सेल्फ स्टडी में आते थे? हाँ, सेल्फ स्टडी आता था। डे स्कॉलर के लिए भी ये फैसिलिटी थी कि वो यहाँ सेल्फ स्टडी आके एनवायरनमेंट मिल जाता था पूरा पढ़ने का, तो यहीं बढ़िया पढ़ाई होती थी। तो घर पर सेल्फ स्टडी करे या फिर बच्चा जैसे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आकर तुम सेल्फ स्टडी करते थे, तो कौन सा तुम्हें बेटर लगता था? इंस्टीट्यूट वाला ही बढ़िया था, क्योंकि यहाँ पे आसपास में भी बच्चे पढ़ेंगे तो थोड़ा वो भी हो जाता है कि और पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ लेते हैं। ऐसे घर पे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो ये इंस्टीट्यूट में ही बढ़िया था। तो जब क्लासेज चलती थी तब तुम्हारा सेल्फ स्टडी आवर्स कितना रहता था, और जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था और फिर फाइनली जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी तब तुम्हारा रूटीन क्या रहता था? क्लासेस के टाइम पे तो मेरा सेल्फ स्टडी लगभग 7-8 घंटे के लगभग होता था, और फिर टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे लास्ट में जनवरी के बाद में तो मतलब 12 घंटे 13 घंटे के लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा योगेश से रहेगा कि लास्ट मोमेंट्स में जब जनवरी अटेम्प्ट से पहले आप वीक में कितने टेस्ट दे लेते थे, और जनवरी अटेम्प्ट के बाद आपका तैयारी का मोड क्या रहा? आपने कितना टाइम बोर्ड को फोकस किया, कितना एडवांस को फोकस किया? क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट के बाद बच्चा एक सस्पेंस में रहता है, डाउट में ही रहता है कि उसके सामने अप्रैल अटेम्प्ट भी है, उसके सामने बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हैं, और उसके सामने एडवांस के एग्ज़ाम्स भी हैं। तो 1 बाई 1 की
जनवरी अटेम्प्ट से पहले, जस्ट पहले आप पर डे कितने पेपर्स देते थे या वीक में आपके कितने पेपर्स देते थे? सर डेली पेपर होता था एक मेंस का पेपर जनवरी अटेम्प्ट से पहले। जस्ट पहले? जस्ट पहले सर। फुल सिलेबस के? फुल सिलेबस सर। ठीक है। और जनवरी अटेम्प्ट के बाद जैसे थोड़ा सा मतलब वो रिलीफ मिला था टेस्ट्स में, क्योंकि बोर्ड्स भी आ रहे थे और उसके बाद में वो अप्रैल अटेम्प्ट भी आ रहा था। हालांकि तभी चल रही थी टेस्ट सीरीज, उसमें थोड़ा सा मतलब गैप आ गया था बीच में, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट हो गया, ऐसे सब चल रहा था। और अप्रैल अटेम्प्ट के बाद सर वीक में लगभग 5 फुल सिलेबस एडवांस के टेस्ट हो रहे थे। वीक में 5 के फुल आसपास सिलेबस के? यस। ठीक है। जैसे जनवरी अटेम्प्ट के जस्ट बाद आपने बोर्ड को, जेई मेन को और एडवांस को कैसे टैकल किया? सर जेई मेन के जस्ट बाद तो मतलब थोड़ा सा दोनों ही चीज़ें चल रही थी। मतलब एडवांस तो एक बार साइड कर रखा था और अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी चल रही थी और बोर्ड्स की तैयारी चल रही थी। तो जैसे ही मतलब बोर्ड्स कंप्लीट हुए और उसके बाद में मतलब एडवांस की प्रेप शुरू कर दी थी, मतलब उसका अप्रैल अटेम्प्ट का वेट किए बिना, क्योंकि उसके बाद टाइम भी नहीं था। और बीच में मेरा एनडीए का एग्ज़ाम था तो उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। हालांकि मैंने फॉर्म भरा था, फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया टाइम बचाने के लिए, क्योंकि उसमें 2-3 दिन लग जाते। तो फिर उसके बाद में एडवांस ही एडवांस था सर अप्रैल अटेम्प्ट के बाद। ठीक है। नितिन माली से मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आपने 12th के दौरान, जैसे 11th 12th अपन जेई की तैयारी कर रहे थे, तो इस दौरान आपने और कौन सी एग्ज़ाम्स दिए थे? मैंने एनडीए का रिटर्न क्लियर करा है 2 बार। पहली बार तो उसका रिटर्न क्लियर किया था, लेकिन इंटरव्यू उधर जनवरी अटेम्प्ट से क्लैश हो गया था उसकी डेट, तो वो नहीं दे पाया। एक बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि लास्ट मोमेंट पर बहुत कम सोते हैं, है ना, 6 घंटे भी प्रॉपर सो नहीं पाते। तो तुम्हारा इस दौरान लास्ट में बिल्कुल जब अप्रैल अटेम्प्ट के बाद एडवांस को 1.5 महीने का समय बचा था, उस टाइम पर स्लीपिंग आवर्स क्या रहते थे? मैं तो ये सोचता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले तो नींद तो एकदम पूरी होनी चाहिए, तो मैं तो 7 घंटे के लगभग सोता था। माइंड फ्रेश रहता है उससे, और अच्छे से रिवाइज करते हैं तो अच्छे से याद रहता है। सुबह उठ के पढ़ते थे तो सुबह उठ के पढ़ना भी ज़्यादा याद रहता है वो भी। योगेश, एक बात बताइए कि जैसे 2 साल की जर्नी काफ़ी लंबी जर्नी होती है, और इस दौरान बच्चे के मन में कई बार मोटिवेशन भी आता है। जब टेस्ट में स्कोर अच्छा आ जाता है तो उसको लगता है कि मैं आईआईटी अच्छे से क्लियर कर लूँगा। किसी टेस्ट में स्कोर डाउन आ जाता है तो डीमोटिवेशन भी आता है। तो इस तरह की सिचुएशन से आप अपने आप को कैसे निकालते थे? सर जैसे मतलब जो स्कोर की बात है तो स्कोर की टेंशन वैसे ज़्यादा थी नहीं, लेकिन जैसे एक हल्का सा डिप्रेसिंग पॉइंट होता है अच्छी प्रेप के बाद भी जब स्कोर कम आता है, तो उसके लिए मतलब थोड़े दिन बाद ही उसके बाद एक सेमिनार कंडक्ट हो जाती थी। तो 2 साल में लगभग 40 to 50 सेमिनार्स तो कंडक्ट हुए थे। तो उसमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन रहता था। मतलब जो कई बार मतलब जैसे जो आईटी के पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी आके मोटिवेट करके गए हैं, तो उसका भी एक काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है बच्चे के माइंड पे, क्योंकि जो सेम फील्ड का बंदा होता है वो अच्छे से पूरा मतलब समझा पाता है। इस 2 साल की जर्नी में कभी ऐसा हुआ कि आपके कुछ बैकलॉग्स हो गए हों और उनको आपने फिर कैसे मैनेज किया है? हाँ, मतलब 11th क्लास में एक बार थोड़ा मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था, तो बैकलॉग्स आए थे, तो फिर मेरे गर्मियों की छुट्टी हुई थी उसमें क्लियर कर लिए, या फिर संडे को क्लियर कर लेता था। जब भी बैकलॉग्स होते हैं तो उनके लिए सही समय यही होता है कि जब भी छुट्टियां मिलें, संडे मिलता है, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो उसमें अपने बैकलॉग्स को कवर कर लिया जाए। आपने किस सब्जेक्ट को कितना समय दिया इस पूरी जर्नी में? स्टार्टिंग में तो मैंने मतलब तीनों को बराबर दिया, लेकिन लास्ट में जाके फिर ये रियलाइज़ हुआ कि केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रैंक बनाने के लिए। तो केमिस्ट्री को मैंने लगभग फिर लास्ट टाइम पे जनवरी अटेम्प्ट बाद में 50% टाइम दिया था, और उससे पहले तो तीनों बराबर ही चलते थे। तीनों बराबर ही चलते थे। किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था? सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो मैथ में था। हॉस्टल में रहते हुए आप में क्या इम्प्रूवमेंट आया? आपने क्या क्या नई चीज़ें पीसीपी से सीखी? सर काफ़ी चीज़ें मतलब सीखने को मिली हैं। एक तो इंटरेक्शन लेवल भी मेरा मतलब हद से बदतर था, क्योंकि मतलब मैं घर से बाहर ही नहीं जाता था सर। क्योंकि मतलब स्कूल गए, स्कूल से घर आ अभी भी गए। काफ़ी सीरियस रहते हैं? हाँ अभी भी थोड़ा सीरियस ही रहता हूँ सर। मतलब अभी फिर भी थोड़ी बहुत ऐसे बात कर लेता हूँ नॉर्मली। बाकी पहले बहुत ज़्यादा मतलब बात करने से भी ऐसे मतलब साइड हो जाता था मैं अननोन पीपल से, मतलब जिनको जानते नहीं हैं उनसे। बिल्कुल। हॉस्टल इंटरेक्शन लेवल भी में, बढ़ा हाँ, है। हॉस्टल में रहते हैं, इतने बच्चों के संपर्क में आते हैं, और जब इतने सारे बच्चों के संपर्क में रहते हैं तो नो डाउट सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। ठीक है, एक ये तो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बातें हो गई। एक आपको इन 2 साल की जर्नी में कोई फ़नी मोमेंट्स याद आ रहे हैं? कि मुझे याद आ रहा है कि एक बार अब्दुल कलाम ने कहा था कि जब भी मैं अपने पीछे के बचपन को देखता हूँ तो उनमें मुझे सबसे ज़्यादा वो दिन
याद आते हैं, वो मोमेंट्स याद आते हैं जब हमने स्कूल को बंक करके दोस्तों के साथ खेलने गए थे। तो नो डाउट वो दोस्तों के साथ वो मोमेंट्स अलग ही अपने को स्पेशल फील कराते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसा मोमेंट्स, कोई क्लास में फनी मोमेंट्स हुआ हो या हॉस्टल में, जिसको आपको अभी तक याद है? मतलब सर ऐसे तो काफ़ी इंसिडेंट्स हैं, मतलब कंप्लीटली रिकॉल तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हल्का सा ऐसे आइडिया, मतलब क्लास बंक वगैरह का तो मतलब सीन नहीं हुआ। हाँ, बाकी हॉस्टल में काफ़ी इंजॉयमेंट रहता था, मतलब रात को जैसे 11 बजे के बाद सब सो गए हैं, उसके बाद में लाइट जला के इधर 10-12 बंदे एक रूम में घेरा बना के बैठे हैं, बातें बातें कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है उसको थोड़ी मारपीट कर दी, केक वेक काट हाँ, लिया। ये हॉस्टल्स में ये भी रहता है कि हाँ, बर्थडे एक स्पेशल अलग तरीके से मनाया जाता है कि जिसका बर्थडे होता है उसको फिर थोड़ी पिटाई भी की जाती है। सर वो बर्थडे बॉम्ब करके जितने ईयर्स का हो जाता है उतने मारते हैं फिर उसको, उतने बार बारी बारी। हाँ, तो फिर तो इसमें जिसका बर्थडे होता है उसको डर लगता होगा कि मेरा बर्थडे आने वाला है। ये सर छुप जाता है सर, कई बार तो छुप जाता मिलते नहीं है सर। हाँ बिल्कुल। तो हॉस्टल में तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ क्या बर्थडे पर कि हाँ अपनी पिटाई हुई हो? और सर मेरा नवंबर में बर्थडे आता है, तो दिवाली की छुट्टियों में कवर हो गया। अरे बच गए। बच गया सर। बहुत बढ़िया। तो नितिन, इस तरह के कोई फनी मोमेंट्स तुम्हें याद हो जिसको तुम शेयर करना चाहते हो? हाँ सर, एक है कि मेरे को मतलब स्टेटिस्टिक्स इतना थोड़ा आता था मेरे को पहले से, तो उसकी लास्ट क्लास होती थी तो मैं ऐसे ही कोई बहाना मार देता था कि सर दुख रहा है या फिर पेट दुख रहा है, फिर बाहर चले जाता था। फिर हम 3-4 दोस्त हो जाते थे, बर्गर या पिज़्ज़ा खा जाते थे, और टाइम जैसे ही होता था क्लास का तो घर चले जाते थे, तो किसी को पता ही नहीं चलता था। बिल्कुल, इस तरह के मोमेंट्स हमेशा याद रहते हैं, दोस्तों के साथ इस तरह का टाइम स्पेंड करना। और नो डाउट जब मेहनत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं तो कभी कभार इस तरह का मोमेंट का मज़ा भी अलग होता है। तो ये थी हमारे दो होनहार स्टूडेंट्स योगेश और नितिन माली के साथ सक्सेस स्टोरी।